लोग को आदत लग गया है इसका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रभात कुमार सेतु एंड वेलकम टू द ऑफिसर्स एकेडमी। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सारे लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल तो थोड़ा सा मूड जो है वो ऑकवर्ड था, इसलिए कल की क्लास मैंने थोड़ी देर में ही खत्म कर दी थी, लेकिन आज जो है वो मूड बड़ा फ्रेश है और आज का टॉपिक भी बड़ा फ्रेश है ना। अब वो टॉपिक ऐसा भी है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट भी जो है वो खूब जम के आएगा, है ना। अब देखिए इसमें है क्या, आज का जो टॉपिक है वो है वेनस इन फोकस, है ना। यानी कि वेनस जो है वो अभी फोकस में है। अच्छा, मनु सिंह ने पूछा सर कल की पूजा में आप दिखाई नहीं दिए बहुत। नहीं, कल की पूजा में मैं एकदम फ्रंट पे ही था, कैमरे के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन मैं फ्रंट पे ही था, है ना। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये जितने भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो ढूंढते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपको तो पता ही है कि चाहे बात आप इसरो की करें या आप बात नासा की करें या जितनी भी कंट्रीज के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ढूंढते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में जीवन ढूंढते हैं, उनके लिए यह बड़ा ही सरप्राइजिंग रहा है, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रहा है कि अर्थ के नीबरिंग दो प्लैनेट्स, एक मार्स और दूसरा वेनस, तो लोग जो है वो मार्स पे जीवन ढूंढ रहे थे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, है ना। ओके, सब कुछ डन है। छोटी सी टेक्निकल इश्यू आई थी, हाँ छोटी सी टेक्निकल इश्यू आई थी, लेकिन वो अभी क्लियर हो गई है और अभी आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, ये हैंडसम चेहरा आप लोग देख पा रहे होंगे द ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल से। तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो ढूंढते हैं, दूसरे ग्रहों पे जिंदगी ढूंढते हैं, लाइफ ढूंढते हैं, पता नहीं उनको पृथ्वी पे, अर्थ पे क्या किस चीज की कमी दिखती है जिसके कारण से वो मार्स पे या वेनस पे या अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर या दूसरे किसी ब्रह्मांड में जो वो जीवन ढूंढने का काम करते हैं, है ना। तो अब बेसिकली बात क्या है कि वेनस को लेके जो जितने भी साइंटिस्ट लोग होते थे, चाहे वो नासा की बात करें या इसरो की बात करें, तो जितने भी साइंटिस्ट होते थे वेनस पे उनका जो लाइफ सर्चिंग का जो अभियान होता था वो बहुत ज्यादा इंपैक्टिक नहीं होता था, क्योंकि वेनस का जो एटमॉस्फेयर है, वेनस के एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे यह संकेत मिले कि भाई वेनस पे भी लाइफ पॉसिबल है। उससे ज्यादा बेहतर उन लोगों को मार्स में जो है वो पॉसिबिलिटीज दिखाई देती थी, यानी कि मंगल ग्रह में पॉसिबिलिटी दिखाई देती थी। लेकिन इस बार कुछ सरप्राइजिंग हुआ है ना। कल के एडिटोरियल में यही चीज जो है वो सबके सामने आई थी, जिसमें कि वेनस से रिलेटेड एक सरप्राइज को सामने रखा गया। ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने वेनस प्लैनेट है। और अब चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बात जो है वो वेनस से रिलेटेड सरप्राइजिंगली आपके सामने आई है ना। लेकिन उससे पहले कि अगर आप एडिटोरियल के सारे टाइटल्स को देखें और उसके मैटर्स को क्लियर करें, आप कुछ वर्ड्स क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा और आगे समझने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक प्रॉमिस चाहता हूं कि जो भी वर्ड मैं डील करूंगा ना, वो सारे के सारे वर्ड को आप भी कमेंट में लिखना जरूर, और उसके सिनोनिम्स को भी आप कमेंट में जरूर लिखना, जिससे आप अपडेटेड रहें, है ना। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा आज का वर्ड है वो है हॉस्टाइल। हालांकि ये कोई न्यू वर्ड नहीं है। अगर आप लोग एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, बैंकिंग का एग्जाम देते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना आप,
तो ये हॉस्टाइल वर्ड कई बार आप एंटोसाइनो के क्वेश्चन में देखते हैं, तो नया वर्ड नहीं है, लेकिन इसके जो सिनोनिम्स में एनिमिकल आता है ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, और जब ये पूछा जाता है ना तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम करता है ये। तो एक बात समझ लीजिए कि हॉस्टाइल कहने का मीनिंग होता है एनिमिकल, या फिर इसी के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं एग्रेसिव, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी के प्रति हॉस्टाइल हैं, यानी कि आप उससे रिवेंज लेना चाहते हैं, आप उसके प्रति एग्रेसिव हैं, है ना, या आप उसके प्रति एनिमिकल हैं, है ना, एक दुश्मनी आप उससे निभाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं हॉस्टाइल का, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप और आपकी वाइफ के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, है ना, यानी कि आप जो है वो अपनी वाइफ के प्रति हॉस्टाइल भी हो चुके हैं, यानी काफी ज्यादा एग्रेसिव भी हो चुके हैं। अब ये तय कर लो कि तुम्हारी वाइफ है कि नहीं। उसके बाद एक होता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, है ना। मुझे बचपन से ही ना ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो होती है या एलियन वाली जो लाइफ होती है ये बड़ी अट्रैक्ट करती थी। आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता होगा सुनने में एलियन की लाइफ के बारे में और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में कि मंगल ग्रह पे भी जीवन होगा, जुपिटर पे भी लाइफ होगी और वेनस पे भी लाइफ होगी। तो ऐसी बातें सुनने में ना बड़ी अच्छी लगती है। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का अगर सिनोनिम देखें तो सेलेस्टियल भी होता, कैलेस्टियल भी होता है और मार्शियन भी होता है ना। अब मार्शियन उसी को कहते हैं जो मंगल ग्रह पे जाता है कि नहीं। अच्छा, कमेंट्स में वर्ड्स आप लोग एकदम रिपीट करते जाना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बायोमार्कर। ये वर्ड सीख लो क्योंकि आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। कभी कभी कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चले जाते हैं। वर्ड तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो ट्रेंडिंग बन जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने जब डीमोनेटाइजेशन किया था तो उस समय डीमोनेटाइजेशन वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था और हर एक पैसेज से लेके क्वेश्चन में वो डीमोनेटाइजेशन वर्ड जो है वो वहां पे कंसिस्ट किया जा रहा था। उसी तरीके से जब जीएसटी में अपडेशन हुई या जब जीएसटी आया तो उस वक्त जीएसटी पे पैसेजेस, जीएसटी पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट और जीएसटी पे ही सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे थे। यानी कि टोटल मैटर जो है वो जीएसटी के ऊपर बेस्ड हो गया था। और अभी आजकल क्या देखोगे कि पैंडेमिक वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। इससे पहले उसी चीज के लिए एपिडेमिक वर्ड चलता था महामारी के लिए, लेकिन आजकल एक वर्ड ट्रेंडिंग है और वो है पैंडेमिक, है कि नहीं। तो अब जो हमारा देखोगे आप तो ये बायोमार्कर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है अननेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल और जीन। देखिए कुछ ऐसे जीन होते हैं या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सीधे सीधे जो है वो किसी खास इंसिडेंट के होने के पीछे का कारण होते हैं, किसी का खास घटना के होने के पीछे का कारण होते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट जीन या मॉलिक्यूलर, इसी को हम लोग कहते हैं बायोमार्कर। याद रखना, यानी कि एक ऐसा बायोलॉजिकल जीन या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिससे जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इंसिडेंट्स पे, तो उसको बायोमार्कर कहते हैं। और एक और वर्ड है टैंटलाइजिंग। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान से देखना। देखो किसी को टैंटलाइज कर देने का मतलब क्या होता है? वाह, बहुत अच्छा, सब लोग कमेंट करके बता रहे हैं, बहुत अच्छे। एक वर्ड होता है टैंटलाइजिंग। टैंटलाइजिंग का मतलब होता है एंटाइसिंग। अगर किसी को एंटाइस कर रहे हो इसका मतलब आप उसे टेम्प्ट कर रहे हैं, यानी उसे आप भड़का रहे हैं, है ना, प्रोवोक कर रहे हैं आप। तो किसी को प्रोवोक करना, जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी वाइफ को कहा, है ना, बार बार आप उससे पूछते कि कल कहां गई थी, परसों कहां गई थी, 4 बजे तुम कहां थी। तो इस तरीके से अगर आप बार बार उससे पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगी? टेम्प्ट हो जाएगी या एंटाइस हो जाएगी, यानी कि वो प्रोवोक्ड हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी। और उसी के लिए वर्ड यूज करता है टैंटलाइजिंग। हर वर्ड को ध्यान से देखिएगा और कमेंट में वो वर्ड जरूर आप जो है वो टाइप करते जाइएगा। उसके बाद होता है स्टबर्न। देखिए स्टबर्न किसको कहते हैं? तो जो भी पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी होता है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, तो आप उससे कहते हैं कि वो स्टबर्न है। इसी के लिए सिनोनिम होता है डॉज्ड और डिटरमाइंड। हालांकि पॉजिटिव सेंस में आप जब यूज करेंगे स्टबर्न को तो इसका मतलब डिटरमाइंड भी होगा, और डिटरमाइंड के सेंस में या डॉज्ड के सेंस में या जिद्दी के सेंस में आप वर्ड यूज करते हैं स्टबर्न, है ना। उसके बाद देखो ये सारे वर्ड मैं इसलिए अभी क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत जल्दी जब मैं ये एडिटोरियल इस पे शुरू करूंगा अभी,
है ना, 2 मिनट में, तो वहां पे जो है वो इन सारे वर्ड की इंपॉर्टेंस आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो एकदम बिल्कुल दिमाग में और इसका सेंस और इसका मीनिंग बिल्कुल आप अपने ब्रेन में बिठा लें। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फेजिबल। अब फेजिबल का मीनिंग क्या होता है? तो जो भी चीजें वायबल है ना, यानी कि वो चीज अगर जरूरी है या वो पॉसिबल है कि ये होगा, ये आगे चल के होगा, है ना, यू विल गेट मैरिड टू अ डायन, है ना। तो अगर कोई भी चीज फ्यूचर में पॉसिबल होगी या कोई भी चीज आगे चल के वायबल होगी, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिजिबल, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉल करेगा, ये पॉसिबल है ना, यानी कि देयर इज अ फिजिबिलिटी दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी डाउन, है ना। उसी तरीके से एक वर्ड है कॉरोसिव, है ना। अब कॉरोसिव वर्ड जो है वो बड़ा खास है क्योंकि इसका यूज भी आजकल किया, जैसे कोई तुम कफ सिरप पीते हो और वो कफ सिरप जो है वो बहुत ही कड़वा है, तो कड़वा के लिए यानी हार्श के लिए आप वर्ड यूज करते हैं कॉरोसिव। या कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो कोरोसिव स्पीच देते हैं। कोरोसिव स्पीच देने का मतलब यह होता है कि वो एक ऐसी बात कर देते हैं जो बात जो है वो लोगों को कड़वी लग जाए। तो इसका मतलब है कि उनकी जो स्पीच है, उनका जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जो है वो कोरोसिव है। और उसके बाद एक फ्रेजल वर्ब सिखा रहा हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, इसलिए फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर तो एकदम खास करके फोकस करो। अगर डेली के एडिटोरियल में जो भी आपको फ्रेजल वर्ब मिल जाता है तो उस पर आप ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि उन्हीं सारे फ्रेजल वर्ब को एग्जाम में पूछने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, है ना। ये बात दिमाग में रखना। तो यहां पे है पहला जो फ्रेजल वर्ब आया वो आया स्लेटेड फॉर। जरा स्पेलिंग पे फोकस करना, इसमें लिखा गया स्लेटेड, SLATED, स्लेटेड फॉर, है ना। अब जब भी स्लेटेड फॉर का यूज करेंगे आप, तो स्लेटेड फॉर का एकदम सिंपल मीनिंग होता है प्लान्ड, है ना। जैसे आई एम स्लेटेड फॉर गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल, है ना। तो इसका मतलब मैंने प्लान कर लिया कि मैं एक लड़की से शादी करूंगा, है ना। तो इसके लिए यानी कि प्लानिंग के लिए, किसी भी चीज को प्लान करना है तो उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब लेंगे स्लेटेड फॉर। देखो सब अच्छा वर्ड दिखाई देगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जिनको आप जनरली यूज नहीं करते हैं, आप किसी सिंपल वर्ड के थ्रू उसका काम चलाते हैं। उसके बाद एक वर्ड है अ स्पेट ऑफ। दरअसल इसे भी फ्रेज ही कहा जाएगा, अ स्पेट ऑफ, है ना। अब अ स्पेट ऑफ का मतलब क्या होता है, तो अ सडन, ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग, यानी कोई भी चीज अगर अचानक और बहुत ज्यादा मात्रा में होती है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो अ स्पेट ऑफ है। इस वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि ये वर्ड जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और खास करके अगर तुम कोई इकोनॉमिक पैसेजेस वगैरह कर रहे हो तो वहां पे इस तरह के वर्ड की इंपॉर्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। अ स्पेट ऑफ, जिसका मीनिंग होता है अ सडन, ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग, यानी कि जो भी चीजें एग्रेसिवली बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अचानक से बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं अ स्पेट ऑफ। जैसे आई हैव अ स्पेट ऑफ आइडियाज, है ना। इसका मतलब कि मेरे पास अचानक से बहुत सारे आइडियाज आ गए, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा अ स्पेट ऑफ का। और उसके बाद एक हमारा लास्ट वर्ड है, हालांकि ये वर्ड जो वो आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, लेकिन जब ये एग्जाम में पूछता है ना, तो आप क्लियर नहीं कर पाते कि इसका एग्जैक्टली क्या सिनोनिम होगा और इसका क्या एंटोनिम होगा जब ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में जाता है। बाकी सेंस वाइज हम लोग कैच करते हैं कि प्रोब का मीनिंग क्या आता है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, प्रोबिंग। अब एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो अगर आप किसी चीज को प्रोब कर रहे हैं, मान लो कि अगर आप किसी चीज को प्रोब कर रहे हो, इसका साफ ये मतलब है कि आप उस चीज को पेनिट्रेट कर रहे हैं। अब ये पेनिट्रेट क्या होता है, या आप ऐसे समझ ले कि अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा ईगरली सर्च कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा जो है वो इच्छा से किसी चीज को आप ढूंढ रहे हैं कि काश ये चीज मुझे मिल जाए, और उसके लिए बहुत ज्यादा आप कोशिश भी कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब कि आप उस चीज को प्रोब कर रहे हैं, है ना। तो ईगरली डिजायर समथिंग, डिमांड समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा डिमांड करना या बहुत ज्यादा उस चीज को सर्च करना, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं प्रोब, है ना। तो अब देखिए, नाउ यू आर क्लियर विद मेनी वर्ड्स, है ना। आप बहुत सारे वर्ड्स के साथ
अब आप क्लियर हो चुके हैं एग्जैक्टली सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ये अब आप जान चुके हो। और अब इसके बाद बारी आती है उस खास टॉपिक की जिसमें यह लिखा गया कि वेनस इज ऑन फोकस, है ना। यानी कि जो हमारा वेनस ग्रह है, आप लोग हिंदी जानते होंगे, शुक्र ग्रह, ये अभी फोकस्ड में है। यानी साइंटिस्ट का ध्यान वेनस प्लैनेट पे, वेनस ग्रह पे चला गया है। अब इसमें ऐसी क्या क्या बातें जो नासा के द्वारा कही गई, ऐसी कौन कौन सी बातें जो इसरो के द्वारा बताई गई, और इसका जो ऑथर है वो क्या कुछ कहना चाहता है, ये अब शुरू करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और अगला जो हमारा मेन एडिटोरियल है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो पास किए गए हैं, कुछ बातें लिखी गई है, और आज के टॉपिक की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब एक एक चीज को ध्यान से देखना, और जो आपने वर्ड्स अभी अभी सीखे थे उन सारे वर्ड्स का यहां पे यूज भी करना है ना। अच्छा, एक बात जल्दी जल्दी सब लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो, है ना। नीचे वाला जो देखो लाल रंग का एक बटन है नीचे में, है ना, उसको छू के देखो, उसको टच करके देखो और फील करो कि कैसा लगता है ना। ये सब काम आपका है और उसे करना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए सरप्राइज की, है ना। एंड द रीसेंट सरप्राइज रिलेटेड टू वेनस प्लैनेट। तो यहां पे लिखा वेनस, कमेंट्स आप लोग अच्छे अच्छे करते जाइएगा ताकि माहौल बना रहे। वेनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। देखिए पहले तो बात ये कि आप जिससे लाइफ के लिए आप एक ग्रह मान के चल रहे कि यहां भी लाइफ पॉसिबल है, अभी से पहले तक उसके बारे में यही सोच थी कि वेनस एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, यानी सबसे ज्यादा गर्म है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में। यानी बाकी किसी भी प्लैनेट के कंपेयर में वेनस सबसे ज्यादा गर्म है ना। हैज नॉट एंजॉयड एज मच रीसेंट अटेंशन, और इसी के कारण से वेनस ग्रह को कभी भी बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, है ना। देखो बात बड़ी सिंपल है, लेकिन इसके ऑथर के कहने का स्टाइल बड़ा लाजवाब है कि ये जो वेनस प्लैनेट है इसने कभी एंजॉय नहीं किया लोगों के अटेंशन को पाने का, जैसा कि यानी एज मार्स को मिलता है, यानी मंगल ग्रह को मिलता है, उतना अटेंशन वेनस ने कभी एंजॉय नहीं किया, वेनस को कभी नहीं मिला, है ना। फिर कहता है एज फार एज स्पेस मिशंस, है ना, जितने भी हमारे स्पेस मिशंस होते हैं ना, आर कंसर्न्ड, है ना। तो ये कहता है कि मार्स जैसे है उसी तरीके से जितने भी स्पेस मिशन आते हैं उन स्पेस मिशंस के कंपेयर में वेनस पे जो है वो ज्यादा स्पेस मिशंस नहीं जाते और इसको ज्यादा कद्र नहीं मिलती। कारण क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिसके रीजन से वेनस को इतनी ज्यादा जो है वो वैल्यू नहीं मिलती। तो ये तो समझ गए थे कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, लेकिन कितना, तो दिखता है विद सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ अबव 460 डिग्री सेल्सियस। यहां तो अर्थ पे टेम्परेचर अगर 25 और 30 के ऊपर चला जाए तो पसीने छूटने लग जाते हैं, और वहां पे जो टेम्परेचर है उसके सरफेस का वो 460 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज्यादा है। और सोचो कि वहां पे इंसान का रहना पॉसिबल, इसकी तो पॉसिबिलिटी आप सोच भी नहीं सकते हैं। दैट कैन मेल्ट इवन अ मेटल लाइक लेड एंड हैवी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि लेड टाइप का भी जो मेटल होता है वो उसको भी मेल्ट कर देगा, यानी उसको भी पिघला। ऑब्वियस सी बात है, 460 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इंसान की तो खैर छोड़ ही दो, वो इस तरह के मेटल्स यानी कि लेड टाइप के मेटल्स को भी पिघला के रख देगा। और दूसरी बात कि एंड हैवी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे जो है बड़ा सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। सोच लो, बिना ऑक्सीजन के इंसान के रहने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से ही पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बना है, सांस कहां से लोगे, है ना। उसके बाद द प्लैनेट वॉज कंसीडर्ड हॉस्टाइल टू लाइफ, यानी कि ये जो प्लैनेट है वो जीवन के लिए हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल है इसका मतलब कि वो जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि वो समझ लो कि आपके जीवन का दुश्मन है, यानी उसका वो हॉस्टाइल है। अब आगे कहता है कि दिस डिस्पाइट इट्स बीइंग सिमिलर इन साइज टू द अर्थ, है ना। अब ये कहता है क्या कि जबकि अर्थ में
अर्थ के साइज के सिमिलर होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति है, यानी कि वेनस का जो साइज है ना, वो अर्थ के लगभग समान है एंड रॉकी। और दूसरी बात ये कि उसका जो सरफेस है ना, वेनस का जो सरफेस है वो अर्थ के ही समान है। एसी ऑफ है कैसे ये हाँ, तो मैं ये कह रहा था, चंदन ने कहा सुपर 30 से भी आगे जाएगा, आप लोगों में कोई कमी नहीं है, अब हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। बिल्कुल चंदन, हम लोग जो है वो काफी मेहनत कर रहे हैं और करना भी पड़ेगा बेटा, है ना। बदलते जमाने के हिसाब से हर चीज, हमारा एजुकेशन सिस्टम से लेके एवरीथिंग बदलना चाहिए। आप लोगों का साथ हो, है ना, और आप हमारे साथ हो, हमारी मेहनत हो, आपकी मेहनत हो, आपकी भी सफलता, हमारी भी सफलता, और सब कुछ बदल के रख देंगे हम लोग। उसके बाद ये कहता है कि भाई हाँ, साइज में तो अर्थ के समान है, और जैसे अर्थ का सरफेस रॉकी है उसी तरीके से ये जो वेनस है इसका भी जो सरफेस है वो भी रॉकी है, सो मच सो दैट इट इज ऑफन कॉल्ड द अर्थ सिस्टर प्लैनेट। और बस इसी कारण से वेनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट यानी अर्थ की बहना माना गया है उसको। उसके बाद देयर वाज सम एक्साइटमेंट, कुछ बहुत अच्छी बात है, कुछ बहुत एक्साइटिंग बात है, व्हेन द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मिशन, है ना, वेनस एक्सप्रेस, है ना, तो ये जो ESAM है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसका नाम है वेनस एक्सप्रेस। ये याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी ये सारी बातें जो वो करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कहा वेनस एक्सप्रेस फाउंड साइंस ऑफ ओजोन, है ना, उन्होंने पाया कि जैसे अर्थ का एक अपना ओजोन लेयर होता है उसी तरीके से वेनस का भी अपना एक ओजोन लेयर है ना, मेड ऑफ 3। अब आप समझते होंगे कि ओजोन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब जानते हो कि जितने भी जो ये सन रेज होते हैं उनको जब वो ओजोन ही जो है वो आपका पूरी तरीके से उसे आपकी सुरक्षा करता है, कई सारी बीमारियों से आपको बचाता है। तो उसी तरह की ओजोन लेयर जो है वो वेनस की भी पाई गई, और मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड कंसीडर्ड अ बायोमार्कर। और उसमें उस ओजोन के लेयर में 3 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो पाए गए, है ना, एंड कंसीडर्ड अ बायोमार्कर, और उसको जो है वो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इन 2011। तो ये ऐसा नहीं है कि आज जो है वो वेनस में केवल आज ही कोई सरप्राइजिंग बात हुई है। इसका जो रिसर्च है इसके ऊपर वो 2011 से चल रहा है, और फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था 2011 में ही जो है वो उसके एटमॉस्फेयर में ओजोन का और ऑक्सीजन एटम्स का पाने का पता जो है वो चल चुका था लोगों को, है ना, साइंटिस्ट वगैरह को। लेकिन जब ये पता चल चुका था तो आज क्या खास आया, आज क्या स्पेशल चीज है इसमें, तो इसको जानने के लिए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये अगर पैराग्राफ अगर आप समझोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपको यह पता लगेगा कि इस बार क्या खास हुआ है आपके वेनस प्लैनेट के साथ। तो ये लिखता है कि बट द रीसेंट डिस्कवरी, यानी हाल ही में जो डिस्कवरी हुई है ना, जो खोज हुई ऑफ ट्रेसेस ऑफ फॉस्फीन, है ना, यानी कि फॉस्फीन के ट्रेसेस मिले। अब ये फॉस्फीन क्या होता है, तो अभी इसको नाम दिया गया अनदर बायोमार्कर का, यानी एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा आप क्रिटिकल कंपोनेंट समझ लो जो कि लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इन इट्स एटमॉस्फेयर हैज जस्ट गिवन द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ अ शॉट इन द आर्म। अब देखिए, आप एक ईडियम लिया गया है, अ शॉट इन द आर्म। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन पहले आप यह समझ लो कि फॉस्फीन जो कि एक और बायोमार्कर यानी कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में उभरा है, इसके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जस्ट गिवन द सर्च ऑफ, और उसने जो वो एक तेजी दे दी है किस चीज में, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में। यानी पहले लोग केवल मार्स की तरफ ध्यान दे रहे थे, और अब जो है वो वेनस पे भी साइंटिस्ट का ध्यान पड़ गया, क्योंकि वहां पे भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो पॉसिबल है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और अ शॉट इन द आर्म का मतलब समझ लो, इसका मीनिंग होता है अ पॉजिटिव कंसिक्वेंस
अगर आपको एक पॉजिटिव कंसिक्वेंस मिलता है तो आप उसे कहते हैं अ शॉट इन द आर्म, या अगर आपको कोई एडवांटेज मिल जाती है तो आप इसको भी कहते हैं अ शॉट इन द आर्म। तो अब क्या है, अभी तो एडवांटेज वर्ड तो तुम कॉमनली यूज करते हो, या एक पॉजिटिव कंसिक्वेंस को तुम कॉमनली यूज करते हो। नाउ यू कैन यूज एन ईडियम लाइक अ शॉट इन द आर्म, है ना। जैसे कि आई हैव गॉट 4000 रुपीज फ्रॉम माई फादर एंड इट्स अ शॉट इन द आर्म, है ना। या आप ये कह सकते हो कि देयर इज अनदर डील विद रशिया टू सप्लाई मोर फाइटर जेट्स एंड इट इज अ शॉट इन द आर्म ऑफ इंडिया, यानी ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जब भी कोई बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है आप यूज कर सकते हैं शॉट इन द आर्म का। तो फॉस्फीन का मिलना, ये जो है ना, फॉस्फीन का मिलना वेनस के एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब क्यों है, तो ये लिखता है फॉस्फीन अ कंपाउंड ऑफ, अब कंपाउंड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, मिक्सचर, है ना। अच्छा, अमरेंद्र कुमार अमन ने कहा सर आपका मेहनत रंग लाएगा, हम लोगों को कोयला से हीरा बनाए। देखो बाबू, कोयला क्यों समझते हो खुद को यार, ऐसा क्यों समझ रहे हो, तुम कल भी हीरे थे। और अब देखो एक बात मैं बताता हूं, बहुत बार लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं तो आप उनके साथ सेल्फी क्यों नहीं लगाते, बहुत सारे लोग तो लगाते हैं। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि देखो यार एक बहुत बड़ी बात है, जब वो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था और जब शायद वो अपनी नजरों में और सोसाइटी की नजरों में असफल था, और तब मैंने उसके साथ कोई सेल्फी लगाई नहीं, है ना। और आज जब उसको सफलता मिल गई है और मैं उसके साथ सेल्फी लगा रहा हूं, तो मैं उन लोगों की लिस्ट में ही आ गया जो सफलता को प्रणाम करते हैं। तो मेरे लिए कल जो बच्चा था ना वही बच्चा आज भी है ना। और मेरे लिए या तो वो हमेशा सफल था और असफल तो कभी था नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आपकी थॉट जो वो किसी इंसान के प्रति एक जैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो सफल हो गया तो फिर हम लोग जो है वो बदल ले उसके प्रति सोच, है ना। अच्छा, अब इसीलिए मैंने कहा कि आप कोयला नहीं हो, कोई भी ऐसा नहीं होता यार, कोयला नहीं होता है। आप अपने स्किल को, आप अपनी क्वालिटी को नहीं जानते हैं या जानते, बस इसी बात का फर्क होता है। और अगर हम लोग अपने बारे में कभी भी अगर ऐसा कोई वर्ड यूज करते हैं ना, इसका मतलब बस दो ही बात हो सकती है कि या तो हम लोग डिफिडेंट हैं, यानी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठे हैं, और या तो हम लोग अपनी क्वालिटीज को जानते नहीं हैं। बस यही दो बात होती है बेटा। हर अपने मां बाप से पूछो, वो एक ही बात बोलेंगे, तुम हीरे हो बेटा मेरे लिए, ठीक है। जमाने से पूछोगे तो वो कोयला बताएगा, मां बाप से पूछो, तुमसे जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना, तुम उससे पूछोगे तो उसके लिए तुम हीरे हो। लेकिन जमाने से जाके पूछो और अपना जो है वो हालत खराब कर लो। देखो क्या है ना, सोसाइटी में लोगों की खुद की सोच खुद के बारे में सही नहीं है, तो वो तुम्हारे बारे में अच्छा कैसे बोल सकते हैं। इसलिए ये जो है ना एकदम दिमाग में बिठा लो, हीरे हो और सब लोग हीरे, सबके पास अपनी एक क्वालिटी है यार। तो इसलिए मतलब समझ लो कोई कोयला वेला ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे के सारे लोग हीरे हो, है ना। और सारे लोग जो है वो शाइन भी करते हो और एक दिन और शाइन करोगे आप, है कि नहीं। चलिए, वजह से ही किसी घर में रोटियां पकेंगी जी, और रोटियां ही क्यों पकानी, पूरी लाइफ एंजॉय करनी है। देखो सरकारी नौकरी केवल आपको इसलिए नहीं लेनी है गवर्नमेंट जॉब कि ले लिया और चलो घर में रोटियों का इंतजाम हो गया, नहीं जी। अरे आपके भी कुछ अरमान होंगे, क्या तुम नहीं चाहते कि अब एक मॉल में गए तुम और वहां पे अभी क्या होता है, अभी तुम एक मॉल में जाओगे और वहां पे देखो एक शर्ट का भैया प्राइस कितना है इसका, तो उसने बोल दिया 3000, तो तुम अब उसको देखते हो तो तुम बोलते हो कि यार अब नहीं हो सकता है। अब उसको ये तो तुम नहीं बोलो कि 500 रुपए में दे वह, तो ये तो नहीं बोलते हो, लेकिन तुम ना मन महसूस के रह जाते हो। अब जब तुम कल हो कि तुम्हारी जॉब लगेगी तो 3000 4000 जो तुमको खरीदना है यार तुम खरीद सकते हो। जिधर तुमको घूमने का है, क्या तुम हमेशा मतलब बिहार के सासाराम में ही घूमना चाहते हो, बिहार के दरभंगा में ही घूमते हुए खैनी खाना चाहते हो। तुम्हारी भी इच्छा होगी कि थोड़ा सा बैंकॉक घूम ले। मतलब लड़के ही नहीं, लड़कियों को भी मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि लड़कियां सोचने लगना कि बार बार ना सब बैंकॉक बोलते हैं हम लोग तो जाएंगे नहीं, कहीं लड़का लोग जाएगा नहीं, तुम लोग भी जाओ, ठीक है। गोवा जाओ, बैंकॉक जाओ, बाली जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, यार तुम्हारे भी तो अरमान होंगे। सर मैं मैथ में बहुत कमजोर हूं सर, बट मेरा ऑल सब्जेक्ट एकदम फाइन है मेरा सर जी। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि तुम एक काम करो, मैं बता रहा हूं 8 बजे से क्लास चलती है मैथ की, ठीक है, प्रवीण सर की, वो तुमने एकदम डेली करो ना यार, डेली करो और उसमें प्रैक्टिस करो, मैथ भी अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं। अच्छा,
तो मैं यही कह रहा था कि दुनिया घूमो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, मस्त नौकरी लो, अच्छी वाली शादी करने की अगर इच्छा है तो वो भी कर लो, है ना, और दुनिया को एंजॉय करो। और क्या रखा है ये सब में, चलो देखो इधर, यहां लिखा कि फॉस्फीन अ कंपाउंड ऑफ 1 फॉस्फोरस एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब ये हाइड्रोजन का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, साथ ही साथ फास्फोरस। तो फास्फोरस का भी लाइफ स्ट्रेटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लाइफ मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हाइड्रोजन तो आप समझते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि अगर वाटर डिवीजन करोगे आप तो आपके हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस उसमें बहुत ही ज्यादा होता है, H2O, है ना। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स इज गिवन आउट बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग बायोकेमिकल प्रोसेस। अब जो वेनस है ना, वेनस के ऊपर जो उसका पूरा एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे देखा गया कि जो उसका जो ओजोन लेयर है वहां पे कुछ रिएक्शंस देखने को मिले, है ना, और उसमें सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि जब उसका बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा था, यानी पूरी जो रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही थी, तो उसमें पाया गया कि वो फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन एटम से जो वो मिलकर बना है। और इससे यह पता चलता है कि वो लाइफ के लिए बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर कहा इन एन एटमॉस्फेयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है ना। अब बताओ कौन सा प्लैनेट, तो वेनस प्लैनेट, है ना। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था, इट इज लाइकली टू गेट डिस्ट्रॉयड सुन, है ना। तो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे फॉस्फीन की मात्रा होना अपने आप में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। क्यों? क्योंकि अभी तक यह माना जाता था कि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वहां पे फास्फोरस और हाइड्रोजन एटम्स की जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है वो होनी बहुत मुश्किल है और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इट इज लाइकली टू गेट डिस्ट्रॉयड सुन, यानी कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हाउएवर, फिर भी, है ना, फिर भी द रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट phosphine forms about 20 parts per billion of Venus atmosphere। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का जखीरा होने के बावजूद भी, है ना, उसका जो 20 पार्ट्स है पर बिलियन का, वेनस के एटमॉस्फेयर के पर बिलियन का जो 20 पार्ट्स है वो फॉस्फीन के फॉर्म से बना है। यह अपने आप में एक ऐसी बात है जो हमारे यहां के सारे साइंटिफिक रिसर्च को काट देती है, क्रॉस करती है। This fact, when added to the hostile condition on its surface, अब आप जानते हो कि इसका जो सरफेस है वो लाइफ के लिए काफी ज्यादा हॉस्टाइल है। Yields, अब yields का मतलब होता है टू प्रोवाइड रिजल्ट, है ना। तो अगर आप यील्ड करते हो यानी कि आप रिजल्ट देते हैं, या आप सीधे समझ लीजिए टू प्रोड्यूस, है ना। तो प्रोड्यूस के भी सेंस में आप वर्ड यूज करते हैं यील्ड्स। तो यील्ड्स टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटीज, यानी कि बड़ी ही सरप्राइजिंग संभावनाओं को सामने रखता है of phosphine survival through extraordinary chemistry and the thermodynamics or the stubborn triumph of biology and life। यानी कि पूरी की पूरी बायोलॉजी, जीव विज्ञान और जीवन के सारे जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, सबको तोड़ के रख देता है। इतने बड़े सघन कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन का इतना भारी मात्रा में जिंदा रहना अपने आप में बड़ा यूनिक है। और बस इसी कारण से अब सारे के सारे साइंटिस्ट का जो ध्यान है वो सेंट्रलाइज्ड हो चुका है वेनस के तरफ। यानी आने वाले कुछ टाइम में देखोगे कि कुछ और नए मिशन जो है वो वेनस के तरफ जो है वो आगे मूव करने वाले हैं, और यह बड़ा खास है साइंस की दुनिया में। अब देखिए, ये हमारा जो अगला पैराग्राफ है ये 2 कदम और आगे बढ़ेगा और कुछ और अच्छी बातें बताएगा। कहता है दिस फाइंडिंग, और ये जो रिसर्च के थ्रू जो फाइंडिंग यानी कि खोज सामने आई है, वॉज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ केयरफुल स्टडी, यानी एक बहुत ध्यान से किए गए रिसर्च और स्टडी का यह परिणाम है ऑफ बाय अ टीम ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स, है ना। यानी जितने भी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स है उनके टीम के द्वारा किया गया यह फाइंडिंग है, लेड बाय जेन एस ग्रीव्स।
अब ये नाम बता रहा है कि ये रिसर्च किसके द्वारा हुआ, ऑफ कार्डिफ यूनिवर्सिटी, एंड वाज अनाउंस्ड इन अ पेपर पब्लिश्ड इन नेचर एस्ट्रोनॉमी। अब नेचर एस्ट्रोनॉमी नाम की एक पब्लिशिंग हाउस एक बुक के द्वारा जो है वो इस बात को पब्लिश किया गया, इस बात की अनाउंसमेंट की गई। प्रोफेसर ग्रीव्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉस्फीन। अब ये फॉस्फीन की मात्रा तलाशने वाले जो प्रोफेसर थे वो कौन थे, प्रोफेसर ग्रीव्स थे। इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया फॉस्फीन इन द वेनस एटमॉस्फेयर इन 2017, यानी सबसे पहले 2017 में जो है वो फॉस्फीन की मात्रा का पता लगाया गया। देखो तीन बातें क्लियर हो रही है। 2011 में क्या हुआ, ओजोन लेयर का पता चला और कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो डेंस एटमॉस्फेयर का पता चला। 2017 में क्या हुआ कि फॉस्फीन की मात्रा का पता लगा यूजिंग द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप इन हवाई, है ना। अब हवाई में एक टेलीस्कोप लगा है और उस टेलीस्कोप के थ्रू जो है वो उनको पता चला कि वहां के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन की मात्रा है। पता एक बात, मैं ऐसी बातें जब सुना करता था तो मैं हमेशा सोचता था कि किसी एटमॉस्फेयर में यह कैसे पता लगा लेता है लोग कि वहां पे किस चीज की मात्रा है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता था। लेकिन अगर इसके पीछे का साइंस पढ़ोगे ना बाबू, है ना, तब आपको पता चलेगा कि टेलीस्कोप के थ्रू, मतलब समझ लो इंटरस्टेलर मतलब कि आप अगर इस ब्रह्मांड को छोड़ के किसी दूसरे ब्रह्मांड की भी बात करते हैं तो वहां पे भी लोग यह पता कर लेते हैं कि सर्टेन प्लैनेट पे, है ना, या इस सर्टेन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, यहां पे पानी है कि नहीं, ये सारी बातें भी पता कर लेते हैं। सोचो कितनी दूर है। यहां से अगर अमेरिका जाना हो ना तो समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी ही अपने आप में कितनी बड़ी है। और लोग जो वो यहां से मार्स जा रहे हैं, वेनस जा रहे हैं, दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जा रहे हैं और वहां जाके ये पता कर ले रहे हैं कि वहां पे पानी है कि नहीं, वहां पे लाइफ है कि नहीं। और पता है वो किस चीज से, तो टेलीस्कोप की ही मदद से और कुछ साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू। तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है ना। अच्छा, फिर आगे कहता है यूजिंग द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप इन हवाई फर्दर स्टडी एंड प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस, है ना, यानी कि बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन और बहुत ब्रीफ ऑब्जर्वेशन कर रहा था, यानी कि ध्यान देके देख रहा था। यूजिंग द अटैकेमा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे फैसिलिटी इन चिली confirmed the suspicious of researchers in 2019। और जब 17 में फॉस्फीन होने का पता लगा तो उसके बाद 2019 में यह कंफर्म हो गया कि उसके एटमॉस्फेयर में जो है वो काफी सारी खास बातें हैं, काफी सारी बातें ध्यान देने लायक है। तो ये जो है वो वेनस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है, अगर जो भी साइंटिस्ट लोगों को लगता है अगर वो बात बिल्कुल सही रही तो। अब देखिएगा, द वेरी कॉशन एक्सरसाइज, यानी बहुत ध्यान से जो है वो एक्सरसाइज किया गया बाय द रिसर्चर्स इन अनाउंसिंग द फैक्ट अंडरलाइंस द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दीज सिस्टम्स and the need to make sure before celebrating the discovery of extraterrestrial life। ये लाइन बहुत लंबी है। अब जब आपको ऐसी लाइन मिल जाए एक एडिटोरियल में या एक कॉम्प्रिहेंशन में, तो ऐसा मत करना कि पूरी की पूरी लाइन को एक बार में ही समझने की कोशिश करना। बड़े प्रेम से उस लाइन को तोड़ो जिससे आपका क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहा है। तो मैं इसको दो पार्ट में क्लियर करूंगा। द वेरी क्वेश्चन एक्सरसाइज बाय द रिसर्चर्स इन अनाउंसिंग द फैक्ट्स, है ना, जो भी वेनस से रिलेटेड जो भी फैक्ट आया है, शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो भी फैक्ट सामने आया है, उसको अनाउंस करते वक्त जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बड़ा फोकस किया, बहुत ध्यान दिया, है ना, द फैक्ट अंडरलाइंस, है ना, और तब जाके जो भी फैक्ट्स जो थे वो अंडरलाइन करते थे द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दीज सिस्टम, यानी जो भी सिस्टम है ना, जिस सिस्टम के थ्रू जब वो उसके एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन का और ये सारी चीजों का पता लगाया गया, उन सिस्टम के नॉलेज के बारे में, लैक ऑफ नॉलेज के बारे में, यानी कि जो ज्ञान की कमी थी उसके ऊपर ध्यान दिया, है ना, एंड द नीड टू मेक श्योर बिफोर सेलिब्रेटिंग द डिस्कवरी, और इससे पहले कि जो डिस्कवरी हुई है, जो शुक्र ग्रह के बारे में जो खोज हुई है, सेलिब्रेट करना शुरू कर दे ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, है ना, यानी जो भी आप अंतरिक्ष में जो जीवन ढूंढ रहे थे, अगर शुक्र ग्रह पे जो कुछ भी आपको मिला, अगर उसके बारे में पहले ही एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आगे चल के आपके लैक ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करे और आप बेवकूफ बन जाए, है ना। ऐसे भी साइंटिस्ट लोगों पे आम लोगों का भरोसा बड़ा कम हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि साइंस में एक बहुत बड़ी बात है कि फैक्ट्स ऑलवेज
चेंज, है ना, यानी कि हमेशा उनके फैक्ट्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं, है ना। उसके बाद दिस कैन नाउ ओनली बी टेकन फर्दर, ये केवल आगे तभी लिया जा सकता है बाय मेकिंग इन C2 मेजरमेंट्स। अब मैं आपको बता दूं कि ये C2 मेजरमेंट्स क्या होता है, ध्यान से समझना, ये C2 मेजरमेंट्स क्या होता है, क्योंकि कभी अगर पैसेज में यूज कर दिया तो आप C2 का मतलब पता नहीं, कोई नाम वगैरह समझ लोगे या कुछ क्या। उसके बाद एक होता है फोकस्ड डिस्पर्सन मेजरमेंट्स। ये दो तरह के मेजरमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? तो ये पता लगाते हैं, जैसे आप खोज रहे हो भाई कि इस सर्टेन प्लैनेट का एटमॉस्फेयर कैसा है ना, तो अब दो बातें होती है। एक तो क्या है कि मान लो एक प्लैनेट है ना, इसके आसपास भी कई तरह के जो है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है वो कंपोनेंट्स हो सकते हैं या चीजें हो सकती है, सरफेसेस हो सकते हैं। तो अब क्या होता है, दो तरह के मेजरमेंट्स होते हैं, इसको दो तरीके से मेजर किया जाएगा। एक तो क्या है कि केवल टारगेट को, है ना, जो भी हमारा टारगेट है, जैसे ये वेनस है, तो केवल वेनस को ही अगर जब मेजर किया जाता है तो इसे कहते हैं C2 मेजरमेंट। और अगर इसके आसपास के जो भी सब प्लैनेट्स हैं, अगर इनको भी मेजर किया जाता है तो इसको कहते हैं फोकस डिस्पर्सन मेजरमेंट। यह ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक बात है और इसका ख्याल रखिएगा। जब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह से संबंधित कोई खोज करने हम लोग जा रहे हैं, है ना, और केवल शुक्र ग्रह पे ही ध्यान है तो उसे कहते हैं C2 मेजरमेंट। और अगर उस शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो सब प्लैनेट्स है छोटे छोटे, अगर उन पे भी ध्यान अगर जा रहा है तो इसको कहते हैं फोकस्ड डिस्पर्सन। यानी फोकस तो है इसमें, लेकिन साथ में डिस्पर्सन भी है, यानी कि बिखराव भी है, और उसका मेजरमेंट कर रहे हैं आप। तो ये दोनों मेजरमेंट के बीच में डिफरेंस होता है। फर्दर बाय मेकिंग इन C2 मेजरमेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, दिस पॉजेस इट्स ओन चैलेंजेस। लेकिन जब आप जो है वो शुक्र ग्रह की ओर फोकस करते हैं तो आपको कई तरह के चैलेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं, और कई तरह की इस डिस्कवरी में बातें सामने आनी जो है वो बाकी होती हैं, है ना। अब देखिए, तैयार रहिएगा, कुछ क्वेश्चन भी करने वाला हूं लास्ट में इससे रिलेटेड, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। उसके बाद ये हमारे जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम द हाई सरफेस टेम्परेचर, यानी एक तो कि वहां का टेम्परेचर जो सरफेस का है वो बहुत ज्यादा हाई है, एंड डेंस एटमॉस्फेयर, और वहां का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस। आपको पता है उसके एटमॉस्फेयर में ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अभी फॉस्फीन मिला है उसके ओजोन लेयर के पास में, है ना। द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा भी उसमें अवेलेबल है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, मेक्स इट अ हाईली कोरोसिव एनवायरमेंट। अब कोरोसिव का मतलब मैंने क्या बताया था, हार्श, यानी एक ऐसा एनवायरमेंट वो बनाता है जो कि बहुत ज्यादा हार्श है, और लोगों के लिए रहना, इंसानों के लिए रहना फिलहाल पॉसिबल नहीं दिखता। परहैप्स फ्लाइंग एट अ हाइट एंड सेंडिंग डाउन ड्रोन्स और बलून्स। अब चूंकि उसके एटमॉस्फेयर का पता करना है तो कैसे करोगे, इतना गर्म है वहां का माहौल कि वहां पे या तो ड्रोन भेजे जा सकते हैं और या तो बलून भेजे जा सकते हैं। आप अगर जाएंगे, इंसान जाएंगे तो जल के राखी हो जाएंगे वहां पे। अब आप सोचोगे सर बलून कैसे जाएगा, बलून तो फूट जाएगा, तो ये हम लोग वाला ₹1 वाला बलून नहीं जाएगा वहां, ठीक है। वहां जो बलून्स जाते हैं और वहां जो ड्रोन्स जाएंगे उसको उस लायक बना के भेजा जाएगा। अच्छा, वुड बी मोर फिजिबल, यानी वो ज्यादा बेहतर होगा देन अ लैंडिंग। तो वहां पे लैंड करने से ज्यादा बेहतर है कि वहां पे बलून्स या ड्रोन्स भेजे जाए और उसके एनवायरमेंट का पता किया जाए। मिशंस टू वेनस हैव बीन प्लान्ड बाय नासा एंड इसरो। तो हमारे अपने स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा, ये दोनों का एक को बंक्ड ऑपरेशंस जो है वो प्लान किया गया है वेनस के लिए, व्हाइल नासाज मिशन इज स्लेटेड फॉर। अब स्लेटेड फॉर का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि अगर आप स्लेट फॉर करते हैं इसका मतलब कि रेडी टू लॉन्च समथिंग, किसी चीज को लॉन्च करने के लिए आप जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो नासाज मिशन रेडी टू लॉन्च नेक्स्ट ईयर, इसरो इज लुकिंग एट 2023 राइट नाउ, है ना। यानी इसरो जो है वो उसने ये सोचा है कि 2023 तक हमारा भी शुक्र के लिए एक जो है वो प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। अब इसकी जो है वो बहुत दूर की कहानी है, 2023 आने में बहुत टाइम है, लेकिन नासा जो वो बहुत जल्दी इसको लॉन्च करने का प्लान कर चुका है। तो ये आज का मैटर था। लेकिन बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, वर्ड सिखाऊंगा, एडिटोरियल का पूरा ब्रीफिंग दूंगा और लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, और वो क्वेश्चन भी आपका बनना चाहिए। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है, 500 करोड़ रुपयों के लिए। बनाइए
देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा एज इज नॉट अनकॉमन। नहीं नहीं, वो था ही नहीं, क्वेश्चन तो कुछ दूसरा था। ओके चलिए, ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहां पे लिखा व्हाट शुड बी द थीम ऑफ द गिवन पैसेज। इस पूरे पैसेज का थीम जो है वो क्या है ना। अच्छा, हर्ष सिंह ने कहा सर एडिटोरियल का ग्रामेटिकल पोर्शन भी करवाइए। हर्ष, एक बात बताता हूं आप लोग को, ध्यान से समझना, मैं चाहूं तो एडिटोरियल के थ्रू ग्रामेटिकल पोर्शन करा सकता हूं, लेकिन बेटा एक फॉल्ट है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जान लो, ये एडिटोरियल या ये कॉलम लिखने वाले जो हैं वो ग्रामर के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो बेटा कोई नोबल पर्सन होते हैं, है ना। जैसे डीआरडीओ के चेयरपर्सन हो गए, डीआरडीओ के ये हो गए अध्यक्ष हो गए, ऐसे बस, तो ये सब नोबल पर्सन होते हैं, पॉपुलर पीपल होते हैं जो उस चीज का नॉलेज रखते हैं। अब वो कोई बात लिखते हैं ना, और उसमें अगर ग्रामर तलाशोगे तो आपको यह पता लगेगा कि बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसमें। तो एडिटोरियल से ग्रामर करना यानी कि अपने आप को एकदम सीधे सीधे रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाना, यह बात का ध्यान रखिएगा। एडिटोरियल से अंडरस्टैंडिंग और वोकैब किया जा सकता है, ग्रामर निकालने का यह तरीका जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। ग्रामर का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चैप्टर वाइज उस चीज को करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा दो, इससे ग्रामर का सेंस सबसे ज्यादा बिल्डअप होगा बेटा। और एडिटोरियल से बिल्कुल नहीं करना। एक हिंदी का भी एडिटोरियल पढ़ोगे तो कहीं पे रहा है कि जगह पे रही है लिखा होता है, कहीं पे रही है कि जगह पे रहा है लिखा होता है। तो जब हिंदी में यह मिस्टेक होती है तो ये इंग्लिश में भी होती होगी, और साथ ही साथ उसको लिखने वाले भी लोग जो है वो ग्रामर के एक्सपर्ट नहीं होते, उसमें कई तरह की मिस्टेक्स होती है। आप उसको खुद से भी जज कर सकते हैं अगर ध्यान से देखोगे तो, आप में भी यह कैपेबिलिटी है, इसलिए बड़े ध्यान से। लेकिन इस क्वेश्चन का ये सारे लोगों से आंसर चाहिए मुझे। तैयार हैं आप लोग? कमेंट्स में बताइए, क्या इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? कमेंट्स में बताओ फटाफट सारे लोग, जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। पूछा गया आपसे व्हाट शुड बी द थीम ऑफ द गिवन पैसेज। हालांकि मैं आपको पैसेज का थीम निकालना बताऊंगा बड़े आसानी से, जिससे आप जब वो 30 से 40 सेकंड के अंदर किसी भी पैसेज का थीम निकाल के रख देंगे। और थीम का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। लेकिन इस पैसेज का थीम क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए, अ न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी। बिल्कुल सही बात, इसमें वेनस से रिलेटेड, फॉस्फीन से रिलेटेड डिस्कवरी हुई थी। हैज गिवन होप टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक उम्मीद देता है अपार्ट फ्रॉम मदर अर्थ, यानी हमारे अर्थ से भी अलग हटके ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए जो है वो एक होप देता है, एक उम्मीद देता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, पैसेज को टच कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन, साइंटिफिक इनोवेशन, यानी ये जो साइंटिफिक खोजें हो रही है ना, कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, गलत बात। इसके कहने का मतलब क्या है कि साइंटिफिक इनोवेशन जो है वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्ट यानी कि खत्म करके रख देगी। भैया पैसेज किस चीज के बारे में है? और ये ऑप्शन ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को खत्म करने की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ऑड ऑप्शन है, इसको काट दो, आप क्रॉस कर दो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आर कोलैबोरेटिंग एंड स्लेटेड फॉर फाइंडिंग द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑन वेनस। अब सुनो, बहुत सारे लोग सी को आंसर मानेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। हालांकि ये पैसेज से मैच कर रहा है, फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है बेटा समझ लेना। पैसेज के क्वेश्चन में यह नहीं पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सी लाइन पैसेज से मैच करती है, या कौन कौन सी लाइन पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू है, यह नहीं पूछा गया है आपसे। अगर यह पूछा जाता कि कौन सा लाइन पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू है, तब ऑप्शन नंबर सी आंसर होता, क्योंकि यह सी जो वो पैसेज से मैच कर रहा है ना। लेकिन अच्छा, जय चौधरी ने कहा सर पर डे न्यूज़पेपर में का करंट अफेयर भी बता दिया कीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा सर। करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़पेपर्स में, चलो ठीक है बेटा, ये काम मैं कर दूंगा, क्योंकि ये किया जा सकता है, इस क्लास के साथ ये चीजें ऐड की जा सकती है। इसलिए चलो ये कल से मैं जो करंट अफेयर्स होते हैं डेली न्यूज़पेपर के, वो भी मैं कल से अपडेट कर दिया करूंगा। बहुत अच्छा है ना। अच्छा देखो, तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा थीम, और थीम क्या होता है? पैसेज का कोई एक मैचिंग लाइन थीम नहीं होता है।
एक थीम हमेशा पूरे पैसेज का कंबाइंड फॉर्म होता है, जहां एक बात से पूरा पैसेज खुल जाता हो, उसे आप थीम कहते हैं। और यह लाइन तो पैसेज का बस एक छोटा सा पार्ट है, यानी एक मैचिंग पार्ट है। नाउ यू डोंट नीड टू फाइंड द मैचिंग लाइन और द ट्रू लाइन्स, यू नीड टू फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द पैसेज, मींस द थीम ऑफ द गिवन पैसेज। एंड whenever you need to find the theme of the passage, you must have to take the line from which we can correlate all the passage, whole passage, पूरे पैसेज को जो कोरिलेट कर जाए। इस कारण से ये मैचिंग तो है, बट ये आंसर नहीं होगा, आंसर केवल ए होगा, यानी थर्ड निकल के आएगा। बहुत सारे लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया है ना। अच्छा, अगर आप लोगों को बेटा आज की क्लास सही लगी होगी, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया आज, है ना, लेकिन कल सब का नाम लूंगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा कि आपके बड़े बड़े ग्रुप जितने भी हैं सब जगह फैला दो इसको, ठीक है। थोड़ा हमें भी लोग जाने और ये जाने कि हां भाई आप भी अच्छा पढ़ाते हैं सर, है कि नहीं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो ठीक है। और मिलेंगे हम लोग कल जो है वो सेम टाइम सेम चैनल, सुबह 7 बजे मॉर्निंग मेरे साथ, है ना। लव यू ऑल।